तो बच्चों इस लेक्चर में हम बात करेंगे सीबीएसई टर्म 1 में फिजिक्स के लेसन 1 to 7 के जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका पहला फॉर्मूला है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? चार्ज को छोटा करते करते किस क्वांटिटी तक पहुंचा जा सकता है, और वो क्वांटिटी है आपकी ई। इसका मतलब है 1 क्वांटम। और 1 क्वांटम का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ध्यान रखना, चार्ज यूनिट मिल गई आपको कूलम, ठीक है। और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये छोटी से छोटी वैल्यू है। और n क्या है आपका? इंटीजर। इंटीजर का मतलब है ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, बस फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला था आपका Q इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन है यहाँ पर कोई भी इंटीजर नंबर, और ई है 1 क्वांटम। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया है तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला फॉर्मूला, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 और Q2 दो चार्जेस है, और R उनके बीच का डिस्टेंस है। R के स्क्वायर को मानता है, इसका मतलब कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को मानती है। ठीक है, यही पता चल गया यहाँ से। अब हम एक्सप्लेन करेंगे के को। के क्या है यहाँ पर? के कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। और ऊपर देखोगे तो आपको फॉर्मूले से पता चल जाएगा, इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये के की वैल्यू आ गई। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12। आगे चलते हैं। तो कूलम्स लॉ में एक तो ये फॉर्म आ गई हमारी, एक है वेक्टर फॉर्म कूलम्स लॉ की। अब इसको देखेंगे। अब Q1 और Q2 जो चार्ज है, देखो इनको ओरिजिन से देखें तो ये इनकी पोजीशन वेक्टर बन जाते हैं। एक एक करके चीज समझना। R1 एक पोजीशन वेक्टर है, R2 एक पोजीशन वेक्टर है, और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। R122 कहो इसको आप, या R221। R122 की डायरेक्शन ये है, R221 की डायरेक्शन ये है। अब ध्यान क्या रखना है? R1 R2 पोजीशन वेक्टर है, R122 R221 डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं वो होते हैं R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1, वो डिपेंड करता है इस पे। ठीक है, तो यहां से जो आपके वेक्टर फॉर्म आई
वो ये आई F1 to 2 इज इक्वल्स टू के, चार्ज स्केलर क्वांटिटी इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ यूनिट वेक्टर 1 to 2 का। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में 1 होता है इसलिए मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाएगा, और राइट हैंड साइड वेक्टर फॉर्म में भी आ जाएगी। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं F2 to 1 के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर R2 to 1। अब हम जानते हैं R1 to 2 और R2 to 1 इक्वल है और अपोजिट है, इसलिए F1 to 2 और F2 to 1 भी इक्वल और अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहो तो इसको वेक्टर की फॉर्म में भी खोल सकते हो। जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, देखो ये यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू होती है R वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे इसका R वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो उस वैल्यू को खोल के मैं ये फॉर्मूला बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये था कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। आगे चलते हैं, परमिटिविटी जो भी हमने देखा वो क्या थी चीज, परमिटिविटी है एप्सिलॉन, इससे डिनोट की जाती है। इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट है मीडियम का। ठीक है, यहां पर वैक्यूम की परमिटिविटी उसकी वैल्यू है हमारे पास 8.85 10⁻⁻12। मीडियम की परमिटिविटी डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम की अलग अलग होगी, और एक होती है रिलेटिव परमिटिविटी। इसको ER से दिखाते हैं, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल भी रख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K इक्वल है रिलेटिव परमिटिविटी के। अब परमिटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कैपेसिटेंस के। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिटिविटी का रिलेशन बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, फोर्स के साथ, कैपेसिटेंस के साथ और पोटेंशियल के साथ। ठीक है, तो ये सारी बातें तो ये आपकी परमिटिविटी की। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। आगे एक टॉपिक आएगा परमेबिलिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होगा वही कांस्टेंट मीडियम का। आगे चार्ज डेंसिटी। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा से दिखाई जाती है चार्ज पर यूनिट लेंथ। सरफेस चार्ज डेंसिटी
सिग्मा से दिखाई जाती है चार्ज पर यूनिट एरिया। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से दिखाई जाती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे आएगा तब देखेंगे। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर की वो फील्ड जहां पर चार्ज अपना फोर्स एक्सपीरियंस करवाता है दूसरे चार्जेस पर। ठीक है, अब इस फील्ड के लिए इसकी इंटेंसिटी क्या है उसका फॉर्मूला है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए से डिनोट करते हैं के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। एक चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और अभी जो पीछे पढ़ा था हमने फोर्स का फॉर्मूला, वहां पर दो चार्जेस थे। तो अगर मैं ये कहूं कि फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, या यूं कहो फोर्स होता है क्यूई, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मिल जाती है हमें, और वो है न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल की टर्म में भी एक फॉर्मूला है, पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, और इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर। ध्यान रखो, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट है। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नाम और आ गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि ये है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के हिसाब से देखें तो हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉ को मानती है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम करते हैं। वेक्टर सम का मतलब समझ लो जहां पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगे। ठीक है, ऐसा ही किया जाता है फोर्स के साथ भी, फोर्स भी वेक्टर फॉर्म है इसलिए उसका वेक्टर सम होता है। आगे आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से दिखाते हैं।
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाई में डिस्टेंस बिटवीन देम। देखो ये है आपका डाइपोल जिसमें दो चार्जेस का सेट होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है और डिस्टेंस होता है 2a। दोबारा ध्यान देंगे, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, इनकी इनका जो साइन होता है वो अपोजिट होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और चार्ज का साइन अपोजिट होता है, एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, और डिस्टेंस होता है इनके बीच में 2a। जितना कम डिस्टेंस होगा और जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का, उतना ही डाइपोल आपका आइडियल होगा। ठीक है, और ये इसका फॉर्मूला है Q/2a। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखे तो Q/2a, ये a है आपका वेक्टर, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन की बात करें तो नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की थी पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज और इसकी होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, अभी इसका हम यूज करेंगे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू डाइपोल। इसमें पहला पॉइंट आता है एक्सियल पोजीशन पे। अब एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी K/2p अपॉन में r² माइनस a² मल्टीप्लाई में r। ये तब जब r और a कंपेरेबल हो। तब ये वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। दूसरी बात, अगर r बहुत बड़ा है a से तो आप r के स्क्वायर के सामने a के स्क्वायर को निगलेक्ट कर सकते हैं। और ई एक्सियल क्या आएगा K/2p अपॉन r³। यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया मैं। ठीक है, ध्यान देना, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब r बहुत बड़ा हो a से। r बहुत बड़ा हो a से। एक्सियल पोजीशन दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ होती है। मान लो ये प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो एक्सियल पोजीशन यहाँ होगी इसके एक्सिस पे। ठीक है, एक्सियल पोजीशन के अंदर हम बात करें तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डाइपोल की मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगी। नोट, in case of axial position, direction of electric field is along the direction of dipole moment। इस बात का ध्यान रखना। अब सेकंड केस आता है इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, मान लो ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। अब इस P पॉइंट पर
ये प्लस का एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है आपकी। ये बात करी थी ना हमने। अब ध्यान देना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन उल्टी है। ये डाइपोल की डायरेक्शन है और वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन is opposite to direction of dipole moment। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। इक्वेटोरियल अगर कंपेरेबल हो तो के पी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो, के पी ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और कोई फॉर्मूला? अगर कंपेरेबल ना हो, मतलब अगर आर बड़ा है ए से, तो आर का स्क्वायर काफी बड़ा होगा ए के स्क्वायर से, और वैल्यू क्या बनेगी, ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू के पी डिवाइड बाय आर क्यू। और हम जनरली इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करते हैं, एक तो ये और एक ये। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कंपेरेबल साइज का तो आपको ये यूज करना होगा। ठीक है, अगर ए और आर कंपेरेबल है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला। इक्वेटोरियल के लिए, ये एक्सियल के लिए। और ध्यान क्या रखना है, ये एक्सियल और इक्वेटोरियल की जो बात करिए इसमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना है। और कोई बात? अच्छा, कई जगहों पे माइनस लिखा आता है तो वो डायरेक्शन का ही है। कुछ बच्चे पूछते हैं भैया नेगेटिव साइन आएगा कि नहीं आएगा, चार ऑप्शन में से अगर माइनस के पी आया है तो वो माइनस साइन आएगा, इस फॉर्मूले में नेगेटिव साइन आएगा। ये नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताएगा आपकी, ठीक है। अच्छा, एक और आता है एट एनी पॉइंट, उसको और देखो आप। एट एनी पॉइंट, उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 P अपॉन में R की क्यूब, ये तो अभी चल ही रहा था, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा 0 रखा तो एक्सियल पोजीशन, और एक्सियल पोजीशन में क्या आएगा, ये आपका कॉस 0 होता है 1, तो ई एक्सियल क्या बन जाएगा, 1/4πε0 P अपॉन आर की क्यूब 1 माइनस 3 1 का अंडर रूट। वन प्लस आना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू आई पी आर क्यूब और ये √4, जो 2 बन जाएगा आपका, और यही होती है आपकी ई एक्सियल की वैल्यू। ई एक्सियल इज इक्वल्स टू 1/4πε0 2p बाय आर क्यूब। और वहीं अगर आपका थीटा हुआ 90 डिग्री तो cos 90 0 हो जाएगा, और ई इक्वेटोरियल क्या बनेगा, के पी बाय आर की क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 0
यानी कि खाली KP बाय RPQ। ठीक है, तो ये हो गया टेनी पॉइंट। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है टेनी पॉइंट वाला। आगे चलते हैं। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका डाइपोल एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क। अब जरा ध्यान देना, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ जाती है, पॉजिटिव क्यू चार्ज नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव क्यू चार्ज पॉजिटिव की तरफ टर्न करेगा। ठीक है, और थोड़ी देर बाद अपने आप को कुछ ऐसा अलाइन कर लेगा। यहां पर इस एंगल को समझना, एंगल थीटा। एक बात, दूसरी बात, ये डिस्टेंस कितना है इस डाइपोल का? इस डाइपोल का डिस्टेंस वही है आपका 2a। यहां एक फोर्स लग रही है, यहां एक फोर्स लग रही है। अब वो फोर्स क्या है? फोर्स जो नेगेटिव चार्ज की है वो है QE, माइनस का QE। फोर्स जो पॉजिटिव चार्ज की है वो क्या है? प्लस का QE। तो नेट फोर्स कितनी आई? नेगेटिव F प्लस पॉजिटिव F, यानी कि 0। खत्म काम। ठीक है, अब ये टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा। टॉर्क क्या है आपका? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी टॉर्क के सारे फॉर्मूले बताऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर QE के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है 2a sin थीटा, और ये बन जाता है आपका टॉर्क इज इक्वल्स टू P, क्योंकि Q इंटू 2a होता है P E साइन थीटा। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E। ध्यान रखना, इसको E क्रॉस P मत लिख देना, आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए A क्रॉस B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता, नेगेटिव के इक्वल होता है उसके। अब कुछ बातें ध्यान दो। सबसे पहली बात, अगर I को क्रॉस करते हो J के साथ, J को क्रॉस करते हो K के साथ, और K को क्रॉस करते हो I के साथ, तो उन सब के नॉर्मल आते हैं। इनके नॉर्मल क्या है? आई जे का है K, जे के का है I, और के आई का है J। लेकिन इसका उल्टा करते हो, J को I के साथ करते हो तो माइनस क्या आता है, K को J के साथ करते हो तो माइनस I आता है, I को K के साथ करते हो तो माइनस J आता है। ये 3 फॉर्मूले हैं आपके। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पे जो आपका टॉर्क आया है PE साइन थीटा, इसके साथ एक नॉर्मल वेक्टर भी है। जो डायरेक्शन होगी P की E की, उन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी टॉर्क की। अगर P इधर है x एक्सिस में, E इधर है y एक्सिस में, तो टॉर्क होगा z एक्सिस में। ये मतलब है इस बात का। ठीक है, तो यहां क्या याद रखना है? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क P और E दोनों से परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, टॉर्क कोशिश करेगा कि जो डाइपोल है वो अपने आप को अलाइन कर ले एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली अगर ये एक्सटर्नल फील्ड है तो आपका टॉर्क इस डायरेक्शन में आके बैठ जाएगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा वो डिपेंड करता है साइन पर। टॉर्क डिपेंड करता है साइन थीटा पर।
अगर थीटा 90 तो साइन 90 मैक्सिमम, टॉर्क भी मैक्सिमम। अगर थीटा निकला 0 तो साइन 0 होता है मिनिमम, तो टॉर्क भी मिनिमम। ठीक है, 0 पे, 180 पे, इन सब पे मिनिमम होगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड से डाइपोल की डायरेक्शन पे। ठीक है, अब ये रहा आपका डाइपोल। अगर डाइपोल पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड से तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पर है, और अगर एंटी पैरेलल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर बाहर का प्लस इधर है और माइनस का क्यू इधर है तो ये स्टेबल है। इसे कहते हैं हम डाइपोल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये प्लस का क्यू है, माइनस का क्यू है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। डाइपोल एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब कुछ टॉर्क की बातें करते हैं, वो देखो जरा। हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स। ठीक है, अब टॉर्क रोटेशनल फोर्स है तो हम बातें करेंगे लीनियर और रोटेशनल एनालॉग की। ठीक है, तो लीनियर और रोटेशनल एनालॉग में क्या क्या चीज आती है जरा उस पर ध्यान दो। सबसे पहली चीज डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे दिखाते हैं, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसे थीटा से दिखाते हैं। तो एक डेफिनेशन है थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, उसके हिसाब से ये जो थीटा है ये रेडियस के साथ रिलेट कराता है डिस्प्लेसमेंट को। तो थीटा आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस। इसके बाद बारी आती है इसे डिफरेंशिएट करने की। तो हमें क्या मिलता है, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देखा, और वो आया थीटा इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में रेडियस। अब आएगा डी थीटा अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी अपॉन में इज रेडियस। तो ये बनेगा आपका ओमेगा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन में रेडियस। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और वी आप जानते हैं वेलोसिटी। अब ओमेगा के फॉर्मूले क्या है, थीटा अपॉन में टी, डिफरेंशिएशन में डी थीटा अपॉन में डी टी। अगर पूरा एक साइकिल हो तो वो थीटा बन जाता है 2 पाई और टाइम बन जाता है टाइम पीरियड। इसको आप टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है एंगुलर वेलोसिटी के। ठीक है, फिर अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं और इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो मिलता है वो है डी ओमेगा बाय डी टी इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी अपॉन में आर। अब डी ओमेगा बाय डी टी बनता है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और डी वी बाई डी टी बनता है लीनियर एक्सेलरेशन ए। ये भी एक रिलेशन आ गया।
अब एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा के SHM में, याद रखना, सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही टॉर्क होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक नई चीज और आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एनालॉग है मास का। ठीक है, जरा ध्यान देना, अगर लीनियर मोशन में मास है तो रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझते थोड़ा सा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, यानी कि मास इनटू आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसको हम लिख सकते हैं टॉर्क की फॉर्म में आई इंटू अल्फा। मास ठीक है, आई ठीक है, एक्सेलरेशन ठीक है, अल्फा ठीक है। इस बात को समझो। तो ये तो अभी एनालॉग हुआ है। अब बारी आती है इसको, इन सारी चीज़ों को, ये जो एनालॉग लिखा है, टॉर्क में लगाने की। टॉर्क क्या है? रोटेशनल फोर्स। एक और नाम है इसका मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है। अब अगर किसी चीज पे टॉर्क लग रहा है तो उसका सेंटर डिस्प्लेस नहीं होगा। ये कुछ इस तरीके से घूमेगा। एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी और सेंटर रुका रहेगा। यहाँ पे D है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा ध्यान दो, टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तो वर्क डन देता है, तो आप टॉर्क को कह सकते हो FS साइन थीटा नॉर्मल वेक्टर के साथ। तो टॉर्क की यूनिट तो वही आई जो वर्क की होती है। ठीक है, टॉर्क का अगला फॉर्मूला क्या बनता है आपका? आई अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आर स्क्वायर। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन अपॉन में आर। ठीक है, और अगर ये दो वैल्यू रखो तो वैल्यू क्या आती है हमारी टॉर्क की? mr स्क्वायर मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन अपॉन में आर। तो देखो आपको ऊपर वाली वैल्यू ही देता है, MRA, यानी कि MA इंटू आर, यानी कि टॉर्क आ गया आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बात को समझो। ठीक है, फिर टॉर्क होता है आई अल्फा। आई तो ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या है? SHM पर ओमेगा स्क्वायर थीटा। आप इसको भी कंपेयर कर सकते हो। आप लेसन नंबर 4 में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, टॉर्क को आप ये भी लिख सकते हो आई डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, अगर मैं इसको डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा? आई डी थीटा बाय डी टी और डी ओमेगा बाय डी थीटा। ये फॉर्मूला भी लेसन 4 के एक क्वेश्चन में
यूज किया जाता है। ठीक है, टॉर्क के सारे फॉर्मूले समझ लो। टॉर्क 2-3 चैप्टर में आगे भी आपके आने वाला है। आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास कर रही है, वो है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? वही इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट। ये खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या आता है? ई एस कॉस थीटा। तो थीटा अगर 0 हुआ तो वैल्यू मैक्सिमम होगी, थीटा अगर 90 हुआ तो वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है कि थीटा होगा कहाँ पे। आपको एक बात समझनी होगी, इस फॉर्मूले में फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, या एरिया बोल लो आप इसको, सरफेस बोल लो, एरिया बोल लो, जो मन करे वो बोल लो। एरिया वेक्टर है तो उसकी शेप जो होगी उसके हिसाब से उसका नॉर्मल होगा एक। ये है शेप, ये है शेप, ये है शेप, तो इनके जो नॉर्मल है जो थीटा देखा जाएगा वो इस नॉर्मल के साथ देखा जाएगा। अब देखो, मान लो ये शेप है, ठीक है, ये इस शेप का नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है? 0। लेकिन अगर ये शेप है, ये नॉर्मल है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के नॉर्मल के बीच में थीटा कितना है? 90। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है सरफेस के, सरफेस से पैरेलल है लेकिन थीटा 90 है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है सरफेस से, सरफेस से नॉर्मल है बेटा, और थीटा 0 है। तो इस बात का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस के नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसका कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब बारी आती है गॉस लॉ। गॉस लॉ तभी अप्लाई होगा जब क्लोज्ड सरफेस होगी। क्लोज सरफेस के अंदर हम आपका जो फ्लक्स लेते हैं वो ओवर अ क्लोज लूप लेते हैं। तो फ्लक्स जो आता है वो आता है ई डॉट डी एस ओवर अ क्लोज लूप। ये ई एस कॉस थीटा बन के खुलता है क्लोज लूप के लिए। इसलिए गॉस थ्योरम के हिसाब से ये सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करता है। अब ध्यान रखो, क्लोज सरफेस के अंदर फ्लक्स सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा। इस पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर एक डाइपोल एनक्लोज करता है किसी सरफेस के अंदर, मान लो एक डाइपोल है, वो पूरा का पूरा किसी सरफेस के अंदर आता है, तो अंदर नेट चार्ज 0 है, तो फ्लक्स भी 0 होगा। किसी डाइपोल का फ्लक्स क्लोज सरफेस के अंदर 0 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लक्स किसी क्यूब से कितना आएगा? वो डिपेंड करता है चार्ज कहाँ रखा है। चार्ज की अलग अलग पोजीशन हो सकती है।
चार्ज बिल्कुल अंदर रखा है, तो फ्लक्स कितना आएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अच्छा, अगर चार्ज किसी फेस पे रखा है तो उसे दो क्यूब बांटेंगे। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। ये तो इसका फ्लक्स आ गया। अगर किसी फेस पे रखा है तो फ्लक्स कितना आएगा, आधा। अगर किसी कॉर्नर पे रखा है तो फ्लक्स कितना आएगा, 1/8। और किसी एज पे रखा है तो फ्लक्स कितना आएगा, 1/4। और अगर क्यूब की एक साइड है तो ऐसी 6 साइड्स होती है क्यूब की, तो हम इसको लेट करके बोलेंगे कि भैया ये क्यूब की एक साइड से निकालना है, तो फ्लक्स आएगा 1/6। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लक्स किसी क्यूब से। अब बारी आती है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो फ्लक्स की मदद से, गॉस लॉ की मदद से, तो वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन में आर। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद रखना। इनफाइनाइट लॉन्ग शीट, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर पॉजिटिव चार्ज है उस इनफाइनाइट लॉन्ग शीट का। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अगर नेगेटिव चार्ज है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज की है और एक नेगेटिव चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, फर्स्ट रीजन में और सेकंड रीजन में तो इलेक्ट्रिक, थर्ड रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। मतलब यहां पे और यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। बीच में कितनी आएगी, बीच में डबल आएगी। ठीक है, यानी कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन। अगर दोनों, सॉरी, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अलग हो, तो जैसे ये हो सिग्मा 1 और ये हो सिग्मा 2, तो फर्स्ट रीजन में कितनी आएगी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। थर्ड रीजन में कितनी आएगी, सेम, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सेकंड रीजन में कितनी आएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, आगे अगर एक स्फेयर हो तो
उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, सिंपल। अब अगर आप कहो कि मैं इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो वॉल्यूम को ही वही करना पड़ेगा आपको। इसको खोलो, इसको वॉल्यूम की फॉर्म में लाओ। तो यहां दिखाई देगा आपको 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ एक आर बचेगा, एक 3 बचेगा और एक एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी स्फीयर की 1/3 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को रो से दिखाते हैं, मल्टीप्लाई में आर। ठीक है, चेक कर लेना इसको। ये स्फीयर के लिए हो गया। तो यहाँ पे आपके लेसन 1 के फॉर्मूले ऑलमोस्ट हो चुके हैं।